दोस्तों, खुशी की बात यह है कि मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज हो चुका है। मोनेटाइजेशन के बाद यह मेरा पहला वीडियो है। उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल पर आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा और हर दिन हम नए अपडेट लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरक्षण संबंधी चर्चा करेंगे। हम आपको बतलाएंगे कि यह आरक्षण क्या होता है, आरक्षण संबंधी दस्तावेज कौन कौन से हैं, आरक्षण का लाभ कब मिलता है और किस प्रकार मिलता है। साथ ही साथ हम यह भी बतलाएंगे कि आरक्षण संबंधी दस्तावेज की वैधता कितनी होती है। यदि विवाहित महिला अभ्यर्थी के पिता अनारक्षित श्रेणी में आते हैं और पति आरक्षित श्रेणी में, तो महिला अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी सरकारी परीक्षा की, सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि नामांकन से लेके परीक्षा तक, परीक्षा से लेके भर्ती तक हर जगह आरक्षण है, इसीलिए आरक्षण को जानना आपके लिए काफी आवश्यक है। इसके अलावा हम आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण को भी बतलाएंगे। आरक्षण संबंधी समान प्रशासन विभाग के महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आरक्षण क्या है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आने वाली हर भर्ती में आरक्षण नियम प्रभावी होता है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे नामांकन हो, अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दिया जाता है। वास्तविकता यह है कि आरक्षण ही उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देता है, जो आरक्षण के बिना पीछे रह जाते हैं। क्योंकि जिंदगी जो है संघर्ष का दूसरा नाम है और हर व्यक्ति को संघर्ष करने का समान अवसर नहीं मिलता। आरक्षण उन्हें कम संघर्ष करने पर भी बेहतर परिणाम देता है। आरक्षण के जो नियम होते हैं किसी भी भर्ती बोर्ड द्वारा जारी नहीं होते, बल्कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी होते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के आलोक में ही यह आरक्षण दिए जाते हैं। किसी भी भर्ती में अभ्यर्थियों को आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग की नीति के अनुसार ही दिया जाता है। यहाँ तक कि जब मामला कोर्ट में जाता है तो न्यायालय के न्यायाधीश भी समान प्रशासन विभाग के बनाए गए कानून के तहत ही फैसला सुनाते हैं। इसीलिए एक छात्र को, सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को, सरकारी नौकरी के इच्छुक हर व्यक्ति को आरक्षण को अच्छे से समझना चाहिए। आरक्षण का जो लाभ मिलता है किसी दस्तावेज के आधार पर ही मिलता है। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। आवासीय प्रमाण पत्र की, जातीय प्रमाण पत्र की, आय प्रमाण पत्र की, इसके अलावा भी बहुत सारे दस्तावेज लगते हैं। आरक्षण संबंधी दस्तावेज को जानने के लिए संबंधित परीक्षा या भर्ती बोर्ड के निर्देशों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर बोर्ड के जो निर्देश होते हैं उनमें भिन्नता होती है और उसी के अनुकूल आरक्षण की दावेदारी की जाती है। अलग अलग आरक्षण का लाभ लेने के लिए अलग अलग दस्तावेज लगते हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना होता है। जो स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी हैं उन्हें भी अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। जातीय आरक्षण लेने के लिए जातीय प्रमाण पत्र देना होता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र EWS सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा भी कुछ और प्रमाण पत्र है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हालांकि इन सब का मापदंड समान प्रशासन विभाग ने तैयार किया है, इसलिए हम बार बार समान प्रशासन विभाग के दिशा निर्देश को ही फोकस करेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन आपके हर कंफ्यूजन का समाधान है। समान प्रशासन विभाग बिहार द्वारा आरक्षण विषय कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जारी किए गए थे। हमने इसी आधार पर आपको नियम बतलाएंगे जो बिल्कुल ऑथोराइज होंगे। सबसे पहले मैं ये बतलाना चाहूंगा, सरकारी सेवाओं में दो तरह के आरक्षण दिए जाते हैं। एक होता है क्षैतिज आरक्षण, दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर आरक्षण। जब भर्ती का विज्ञापन आता है तो आप उनमें पढ़ सकते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन को। ऊर्ध्वाधर आरक्षण जो होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन, यह विभिन्न जाति समुदाय के लोगों को एक नियत प्रतिशत आरक्षण देता है। जैसे अनुसूचित जातियों को 15%
5% का आरक्षण संविधान ने दिया है, अनुसूचित जनजाति को 7.5% का आरक्षण। इसी प्रकार 1992 में ओबीसी कैटेगरी को 27% का आरक्षण दिया गया। ये सब ऊर्ध्वाधर आरक्षण है। मतलब ये हुआ कि कुल रिक्ति में से ही इन्हें आरक्षण दिया जाता है और शेष बची रिक्ति अनारक्षित कहलाती है। अगर 100 सीट पर भर्ती आती है तो ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, यानी 100 सीट में 27 सीट उनके लिए आरक्षित है। अब हम जानेंगे क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में। जाति से ऊपर उठकर महिलाओं को, ट्रांसजेंडर को, दिव्यांग को, वरिष्ठ नागरिकों को अपने ही कोटि में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह क्षैतिज आरक्षण अलग से नहीं दिया जाता, बल्कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण में से ही कटौती की जाती है। क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण पर हम अलग वीडियो लाएंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल इतना जान लें कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण एक नियत आरक्षण है, जबकि क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षण में से ही कटौती है, क्योंकि विकलांग अभ्यर्थी को भी आरक्षण मिलता है, चाहे वो सामान्य कैटेगरी के ही क्यों न हो। इन्हें जो आरक्षण मिलता है ये इनके ही कैटेगरी की कटौती होती है। भारत सरकार की या राज्य सरकार की कोई भी भर्ती हो, महिलाओं को 35% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है। राज्य सरकार चाहे तो महिलाओं के इस आरक्षण को बढ़ा भी सकता है, जैसा कि बिहार में अभी वर्तमान में केवल शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है, बाकी भर्ती में 35% मिलता ही है। इसी प्रकार दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं में 4% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है। जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके पोता को, पोती को, नाती को, नतनी को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 2% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को 10% का क्षैतिज आरक्षण मिलता है, लेकिन ध्यान रहे 10% आरक्षण का लाभ केवल अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को मिलेगा। इसके अलावा आपने एक डब्ल्यूबीसी सुना होगा। इसका अर्थ होता है पिछड़े वर्ग की महिला, यानी अनुसूचित जाति की महिला, अनुसूचित जनजाति की महिला, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला। इन्हें भी सरकारी सेवाओं में 3% का ऊर्ध्वाधर आरक्षण दिया जाता है, जो 35% आरक्षण से अलग है, यानी इन्हें 35% तो मिलेगा ही क्षैतिज आरक्षण। इसके अलावा 3% ऊर्ध्वाधर आरक्षण इनके लिए फिक्स है। जो राज्य की भर्ती होती है राज्य सरकार की, इसमें आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी को ही दिया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार की भर्ती में आरक्षण का लाभ पूरे भारतवासियों को मिलता है। राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। यह दस्तावेज बतलाता है कि आप कहां के निवासी हो। जब बिहार के नागरिकों को ही आरक्षण दिया जाएगा तो आपको बिहारी साबित करना होगा। यह साबित करेगा आपका निवास प्रमाण पत्र। जो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होते हैं उसकी वैधता हमेशा बनी रहती है, जबकि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। इसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, इसे बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। और जो आय प्रमाण पत्र होते हैं इनकी वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। निर्गत तिथि का मतलब यह हुआ कि जो आपके आय प्रमाण पत्र पर अंकित है, इसको वित्तीय वर्ष से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज कर जाते हैं कि आय प्रमाण पत्र पर वित्तीय वर्ष 21-22 लिखा हुआ है, यानी अप्रैल टू मार्च है। अगर वे फरवरी में बनवाते हैं तो वे सोचते हैं कि 31 मार्च तक ही यह वैध है, लेकिन ऐसा नहीं, यह अगले वर्ष फरवरी तक वैध है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता भी निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। इनका भी वित्तीय वर्ष से कोई संबंध नहीं है, यानी अगर 21-22 सेशन के लिए, यानी अगर 22-23 सेशन के लिए अगर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 16/5/2022 को निर्गत होता है तो यह अगले वर्ष 16/5 तक वैध होगा। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ लेने के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जिसे ओबीसी एनसीएल कहते हैं, प्रस्तुत करेंगे। 1
वर्ष से अधिक पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा आरक्षण के दावेदार नहीं माने जाएंगे। क्रीमी लेयर SC/ST आरक्षण पर लागू नहीं होता है, केवल OBC को ही इस आरक्षण का लाभ मिलता है। अब हम काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। इस तरह के प्रश्न हमसे इंडिविजुअली कई बार पूछे गए हैं, लेकिन मैं वीडियो पहली बार बना रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेता है तो अपने पिता के जाति के आधार पर लेता है। इसी प्रकार कोई लड़की है, उसकी शादी हो जाती है तो उसे भी आरक्षण का लाभ पिता के जाति के आधार पर ही मिलेगा। पति के जाति के आधार पर कभी भी उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए एक महिला है जिनके पिता अनारक्षित श्रेणी UR में आते हैं और उनकी शादी हो जाती है किसी दूसरे कैटेगरी में। उदाहरण के लिए उनके पति पिछड़े वर्ग OBC में आते हैं, तो एक OBC की पत्नी होने के बाद भी उस महिला को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वे अनारक्षित श्रेणी में होंगी, क्योंकि आरक्षण का लाभ पिता के जाति के आधार पर मिलता है, पति के जाति के आधार पर नहीं। इसी प्रकार विवाहित महिला अभ्यर्थी यदि OBC में आती है, आरक्षण का दावा करती है, तो अपना जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र या आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम और पता से निर्गत करवाना होगा। पति के नाम और पता से निर्गत करवाती है तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस नियम में अगर आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैंने तो इंडिविजुअली बहुत प्रश्न हल किए हैं, आप भी अपने साझा करें। बहुत जगह ऐसा होता है कि नामांकन हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे भर्ती हो, अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र सीज कर दिए जाते हैं और एक लंबे समय बाद लौटाए जाते हैं, लेकिन समान प्रशासन विभाग का नियम है कि सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र को लौटा देना है, चाहे वो नामांकन हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे भर्ती। दोस्तों, ये थे समान प्रशासन विभाग के आरक्षण विषयक महत्वपूर्ण तथ्य। इस संबंध में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर मौजूद इस लेख को जरूर पढ़ें। इस लेख का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ आप अपने प्रश्न हमसे साझा कर सकते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर हम कमेंट बॉक्स में यथाशीघ्र उपलब्ध कराते हैं। क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण से संबंधित हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, आपको विस्तार से समझाएंगे कौन सी जाति को कितना आरक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी हम अलग वीडियो लेकर आएंगे। दोनों में अंतर क्या है, किसको कितना आरक्षण मिलता है, सब हम आपको समझाएंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि यह वीडियो आप तक पहुंच सके।